एक्सियल वेक्टर है जिसका फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूलेज हमने देखे थे, एक एवरेज वेलोसिटी के लिए और दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे दो फॉर्मूलेज हमने लर्न किए थे, और इसका ऐसा यूनिट हमने देखा था, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मतलब ऊपर आएगा रेडियन और नीचे आएगा सेकेंड। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ये एंगल है, उसको डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसको डायमेंशन है, डिवाइड बाय सेकेंड है तो इसका डायमेंशन आता है t-1, बाकी m 0 आता है, l 0 आता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद हमने और भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है v = r ओमेगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है। ओमेगा = क्या आएगा, v/r। और मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में ये जो v है उसकी डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन ये है, और ये रेडियस है। दिस इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और r दोनों एक दूसरे को क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आप v = r ओमेगा नहीं लिख सकते। अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन अगर कोई दूसरी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, लीनियर मोशन में पार्टिकल जा रहा है, उसके एंगुलर, दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो उस वक्त ये इक्वेशन गलत है। वहाँ पे हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही लेनी है, और उसके लिए हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो वो टॉपिक ज़रा ठीक से पढ़ो और कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये रिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमने स्टडी किया था। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टी, कैपिटल टी। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। आज मैं आपको वापस इसको रिवाइज करती हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है t = 2π/ओमेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ओमेगा = होता है 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, 2π, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो 2π/t, और वही अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो t = आएगा 2π/ओमेगा। और यहाँ पे ओमेगा जो होता है, ओमेगा = यहाँ पे क्या है, 2π इंटू अगर मैं 1/t कर दूँ तो ये 1/t को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम लोग डिनोट करते हैं n से। फ्रीक्वेंसी n का फॉर्मूला होता है 1/t, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1/t ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये इसकी जगह पे अगर हम n डाल दें तो हमें ओमेगा मिलेगा 2πn। तो ये दो फॉर्मूले याद रखो। t = टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द टाइम पीरियड। 1 रिवोल्यूशन, सॉरी नॉट ऑसिलेशन, यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द टाइम पीरियड। और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2π/ओमेगा। अगर मैं ओमेगा इधर शिफ्ट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2π/t। सो ओमेगा = 2π इंटू 1/t, सेपरेट किया तो 1/t फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो उसकी जगह पे हम लोग डाल सकते हैं, तो ओमेगा = हमें मिलेगा 2πn। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है टाइम हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेकेंड। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, लेकिन क्या कांस्टेंट, देखो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है। सपोज कंसिडर करते हैं यहाँ की वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की यहाँ की वेलोसिटी भी सेम है, यहाँ की वेलोसिटी भी सेम है, यहाँ की वेलोसिटी भी सेम है, और यहाँ की वेलोसिटी भी सेम है। सभी जगह पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है,
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, न कि डायरेक्शन। यहाँ पे अगर 10 है तो इधर भी 10 ही रहेगी, इधर भी 10 ही रहेगी और इधर भी 10 ही रहेगी। तो ये हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो क्या डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो क्या कांस्टेंट है? बस कांस्टेंट स्पीड है। हम लोग वेलोसिटी नहीं बोल सकते, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं। मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ओनली, नॉट अ डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी लगाई तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आती है। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of a circle with constant speed is called uniform circular motion. And in this case we know that the magnitude of velocity is constant but direction of velocity goes on changing continuously. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जो पार्टिकल की वेलोसिटी का स्पीड, आई मीन पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा हर एक इंस्टेंट पे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। ऐसे ही आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। अभी नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वेरिएबल एंगुलर स्पीड होगा। उसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट था, यहाँ पे एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज होगी ही। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में एंगुलर स्पीड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है 20, तो यहाँ पे वो होगी 10, यहाँ पे वापस बन जाएगी 30, यहाँ पे बनेगी 40। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, आज तक आप लोगों ने बस एक ही टाइप सुना होगा सर्कुलर मोशन में, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट ना? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं है, यहाँ पे मैं आपको 4 टाइप्स बताने वाली हूँ एक्सेलरेशन के। सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके ऊपर 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन काम कर रहे होते हैं। तो वो कौन से 4 टाइप के एक्सेलरेशन है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपके बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है उन्होंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया है, तो और एंगुलर एक्सेलरेशन को भी एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पे चारों टाइप थोड़ा अलग से लेने वाली हूँ, तो इट्स बेटर ये टॉपिक आप ठीक से सुनो और ठीक से समझो। तो देखो, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके ऊपर ये 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम डिनोट करेंगे AC से। दूसरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसको हम डिनोट करेंगे AT से। तीसरा नेट एक्सेलरेशन जो ये दोनों को मिला के बनता है उसको हम डिनोट करेंगे A नेट से। और चौथा तो आपको पता ही है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार स्टडी किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं अक्सर अल्फ़ा से। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना है सबसे ज़्यादा। जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो हम अल्फ़ा के बारे में हमेशा बात करते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये चारों एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इनके फॉर्मूलेज और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लेने वाले हैं, तो सब लोग लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन हम देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया। एक पार्टिकल है जो ऐसे रोटेट हो रहा है,
वहाँ पे इसका स्पीड यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी, मतलब हर एक इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है। और मैंने आपको बोला कि सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे जो सेंटर है, ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर। जब ये पार्टिकल इधर जाना चाहता है तो वो फोर्स क्या करता है, उसको अंदर खींचता है। वापस जब ये पार्टिकल यहाँ पे इधर जाना चाहता है तो वो फोर्स उसको अंदर खींचता है। मतलब हर एक मोमेंट पे एक सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग, तभी ये पार्टिकल जब यहाँ पे जाएगा और फोर्स की वजह से ऐसे घूम जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा, फोर्स की वजह से ऐसे घूम जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा, फोर्स की वजह से ऐसे घूम जाएगा। मतलब ये सेंटर क्या कर रहा है, उस पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स ऐड कर रहा है। मतलब एक एक्सेलरेशन है जो उसके सेंटर फोर्स की वजह से उसको सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, सेंटर की ओर एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है, एक ऐसा फोर्स। और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये किस में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, फिर क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऐसे है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऐसे है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ऐसे है। मतलब यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, मतलब सभी जगह पे देखो डायरेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है, सभी जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक्सेलरेशन जो है, जो डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है, एंगुलर वेलोसिटी की चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्पीड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ पे रहेगी, टूवर्ड्स द सेंटर रहेगी, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इसका दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये अलोंग द रेडियस होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं अभी। इसका फॉर्मूला है जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्टडी किया था, देखो आप ढूंढ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये उसका फॉर्मूला है, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हमें पता है बट v इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दैट इज r ओमेगा। तो अगर मैं v की जगह पे r ओमेगा डाल दूँ तो मुझे मिलेगा AC इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो इसमें से एक r कैंसिल होगा, तो AC इज इक्वल टू हमें मिलेगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। दूसरा और एक फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं r का रिलेशन बना लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा, ये ओमेगा इधर शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा v डिवाइड बाय ओमेगा। तो r की जगह पे ये डाल के देखते हैं क्या फॉर्मूला मिलता है, AC इज इक्वल टू हमें मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय v डिवाइड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे एक v कैंसिल होगा, ओमेगा ऊपर शिफ्ट होगा, एक v कैंसिल हुआ तो एक बचेगा और ओमेगा यहाँ पे रहेगा। तो ये भी एक फार्मूला हमें मिलता है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूलेज हमें मिल रहे हैं, आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कौन से भी फार्मूले के ऊपर पूछा जा सकता है। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक फार्मूला मिल रहा है। AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, AC इज इक्वल टू वी ओमेगा मिल रहा है। ऐसे 3 फार्मूलेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो तीनों भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद रखना है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है।
होप सो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। बस इतना याद रखो, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये हमेशा रहेगा अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, सी टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, कंसीडर करते हैं यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v डैश, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v डबल डैश, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v ट्रिपल डैश। मतलब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 5। कंटिन्यूसली पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, इस डायरेक्शन में होता है वो पार्टिकल। मतलब मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो, जो डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो मैग्नीट्यूड की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इसको हम डिनोट करते हैं AT से। सो AT इज इक्वल टू हमें मिलेगा चेंज इन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, दैट मीन्स d इंटू यहाँ पे dv/dt लिखते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ली है, सिर्फ मैग्नीट्यूड dv/dt, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे जो ये v है ये क्या है, स्पीड, न कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है। अब देखो, अगर बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब हर जगह पे 10 10 10 10 है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, दैट इज d/dt mod v। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0। मतलब देखो 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज़ का, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है उनका कुछ भी डेरिवेटिव नहीं होता, वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो। और अगर कांस्टेंट स्पीड है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मिलेगा क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें एज इट इज़ मिलेगा। और इसका दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, r⍵²। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मिलेगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें हमेशा कितना मिलेगा, 0, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। देखो, दो टाइप के एक्सेलरेशन हमने पढ़े, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोला ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे। ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल के ऊपर ये दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू द स्पीड एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू द डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड। तो ये दोनों में कितना एंगल बन रहा है, देखो ये दोनों में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AT। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब हमेशा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये एक नोट यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं कि AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AT।
तो ऐसे ही दोनों के ऊपर से कुछ नोट हम बना सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली नोट तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि AC हमेशा परपेंडिकुलर होता है AT को, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा नोट हम बना सकते हैं, अगर वहाँ पे सर्कुलर मोशन है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस सर्कुलर मोशन में AC हमेशा रहेगा। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब रहेगा? जब वहाँ पे क्या होगा? चेंज इन स्पीड होगा। मतलब जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती होगी तभी वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों केस में अवेलेबल होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी होगा जब वहाँ पे चेंज इन स्पीड। तो दूसरा नोट क्या बनता है अपना? If circular motion is there, then definitely centripetal acceleration is there, but tangential acceleration is there only when if there is change in speed. This is the second note. तो ये दोनों नोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये जो AC है, तीसरा नोट हम बना सकते हैं। AC को दूसरा नाम और क्या है? इसको ऐसे भी बोला जाता है नॉर्मल, क्योंकि देखो AC क्या है? ये AC और ये सरफेस, ये सरफेस को परपेंडिकुलर है AC, ये AC हो गया, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, और ये AC हो गया। तो ये सरफेस को क्या है? इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है जो एक्सेलरेशन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ऐसे भी बोला जाता है। और दूसरा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? सरफेस को पैरेलल है, इसका मतलब AT को पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे भी बोला जाता है। एक्सेलरेशन विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे भी बोला जाता है। AC मतलब नॉर्मल टू द सरफेस और AT मतलब पैरेलल टू द सरफेस। तो जो एक्सेलरेशन, कभी कभी सिर्फ इतना भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, AC मीन्स acceleration which is normal to the surface called as centripetal acceleration and the acceleration which is parallel to the surface called as tangential acceleration. तो ये तीनों नोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेंगे। उसके बाद है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन। मतलब देखो मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे ये पार्टिकल, इसके ऊपर ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों भी चेंज हो रहे, दोनों भी वेरिएबल है। तो देखो कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक बोट है, ऐसे कंसिडर करो, ये पानी है और वाटर के अंदर ये बोट जा रहा है। बोट के इंजन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और वाटर का इंजन का फोर्स उसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब बोट के ऊपर दो एक्सेलरेशन है, एक इंजन की वजह से इधर और वाटर की वजह से इधर। वाटर का फ्लो इधर है, इंजन का फ्लो इधर है। तो बोट किस डायरेक्शन में जाएगा? बोट ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा। बोट बीच का रास्ता चुनेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं ए नेट से। मतलब जब बॉडी के ऊपर ये दोनों एक्सेलरेशन होते हैं ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, तो जब ये दोनों एक्सेलरेशन होते हैं तब ये पार्टिकल कहीं बीच का रास्ता चुनता है, बीच में से एक्सेलरेट होता है। वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने तो देखा AC का फॉर्मूला होता है v²/r, AC का फॉर्मूला होता है v²/r। AT का फॉर्मूला होता है d मैग्नीट्यूड ऑफ v डिवाइड बाई dt। ये दोनों उसके फॉर्मूले। लेकिन A नेट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो A नेट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? देखो थोड़ा वेक्टर चैप्टर को याद करो। A नेट हमें दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों का रिजल्ट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सोचो ज़रा,
क्या था रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर AC स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर AT स्क्वायर प्लस 2AC AT इंटू, सॉरी इधर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। देखो क्या था फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT इंटू कॉस थीटा। कॉस उन दोनों के बीच का एंगल, तो कितना होता है AC और AT दोनों के बीच में, मैंने आपको बोला कितना एंगल है 90 डिग्री। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। मतलब ये पूरा कट होगा तो हमें A नेट कितना मिलेगा, देखो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हमें उसकी मैग्नीट्यूड मिली, न कि डिरेक्शन। ये हमने सिर्फ क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बोथ, दोनों की एडिशन। तो ये हमें ए नेट मिला, नेट एक्सेलरेशन मिला। अगर हमें इसकी डिरेक्शन निकालनी है तो डिरेक्शन का फॉर्मूला याद करो, क्या था डिरेक्शन का फॉर्मूला? डिरेक्शन के फॉर्मूले के लिए हम यूज़ करते हैं tan अल्फ़ा, राइट। अल्फ़ा उन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय AT। तो ये हमें मिला डिरेक्शन। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे डिरेक्शन। उतने एंगल से वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, रिजल्टेंट फैक्टर हमें उतने एंगल पे मिल रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। सो ये है नेट एक्सेलरेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस। वो हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं। देखो जैसे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब जो टोटल पाथ का लेते हैं हम लोग, वो होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, दैट मीन्स एट डेल्टा टी टेंस टू 0 पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये टोटल एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन मुझे इस इंस्टेंट के लिए चाहिए एट दिस टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0, इस इंस्टेंट के लिए मुझे चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूले का मीनिंग आपको पता है, दैट इज़ द ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये उसका मीनिंग होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। और यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, इसका ऐसा यूनिट आता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। और इसका डायमेंशन क्या आएगा बोलो, इसका डायमेंशन आएगा m0 L0 और t नीचे 2 है, ऊपर जाके वो बनेगा -2, ये उसका डायमेंशन आएगा। सो इट्स वेरी इजी, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती, ये आपका ऑलरेडी आता है। ओके अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो देखो दोनों में बहुत सिंपल रिलेशन है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं s से, और एंगुलर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं v से, यहाँ पे डिनोट करते हैं ओमेगा से।
उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ए से, यहाँ पे डिनोट करते हैं अल्फा से, राइट। उसके बाद दोनों के रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देखा हमने, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। मतलब यहाँ पे अगर मुझे एस का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू होता है आर थीटा, ये दोनों का रिलेशन है। उसके बाद वी और इसमें क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मैंने दोनों का रिलेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया। और इन दोनों का क्या रिलेशन आएगा फिर, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। लेकिन देखो बच्चों, ये एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है, सेंट्रीपिटल लेना है, नेट लेना है कि एंगुलर लेना है, कौन सा एक्सेलरेशन लेना है। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, लीनियर। और लीनियर एक्सेलरेशन हमें कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे तो नहीं मिलता, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लीनियर, मतलब अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन मिलता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ए टी, हमेशा आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें लेना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ये दोनों का रिलेशन है, दोनों का कंपैरिजन है, लीनियर और एंगुलर मोशन का, सब लोग याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा ए सी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले भी हमने देखे। उसके बाद हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है डी वी डिवाइड बाई डी टी, बट यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमने देखा नेट एक्सेलरेशन, जो होता है चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वी बार, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेक्टर लेना है आपको। तो ये नेट का फॉर्मूला, अगर इसके मैग्नीट्यूड आपको निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हम लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए टी। ये सभी टॉपिक्स आज हमने लर्न किए। उसके बाद हमने रिलेशन देखा लास्ट में, दैट इज ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों का रिलेशन भी हमने देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, याद रखो सब लोग। आपके बुक में इसको इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आपको और भी टॉपिक्स क्लियर होंगे। देखो, इफ़ v इज इक्वल टू 2t दिया है, r इज इक्वल टू 9 मीटर दिया है, देन फाइंड ए सी ए टी एंड ए नेट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बहुत सिंपल है, t इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 सेकेंड्स दिया है। तो सबसे पहले v निकाल लो, v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3, मतलब दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो आपको मिल गया ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, v की वैल्यू पता है 6, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय r क्या है आपका 9, दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 4 जा 36, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिला आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। सेकेंड, ए टी निकालना है, ए टी का फॉर्मूला क्या है बोलो सब लोग, ए टी इज इक्वल टू डी मॉड वी डिवाइड बाय डी टी। वी क्या दिया है उन्होंने, 2t, डाल दो उसकी वैल्यू। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा और रहेगा t, dt बाय dt, दैट इज इक्वल टू 1, मतलब हमें मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिला आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब आपको ए सी मिल गया, ए टी मिल गया। अब बाकी है ए नेट, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो। अब निकालते हैं ए नेट। ए नेट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस ए टी मतलब 2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या आता है, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें मिला ए नेट। ओके, अब ये हमें मैग्नीट्यूड मिली, लेकिन हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए सी डिवाइड बाय ए टी। सो दैट इज इक्वल टू ए सी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए सी का वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2। तो ये मिली हम डायरेक्शन ऑफ द ए नेट, ये मिली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए नेट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ए नेट। ऐसे हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं।
ऐसे ही लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2t दिया है, r इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है। देन फाइंड द टाइम विच 80 मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ ए नेट। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये 80 है और ये ए नेट है और ये AC है, तो ये कितना एंगल अल्फ़ा, ये होगा अल्फ़ा, ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ा दे दिया आपको 45 डिग्री और उसके लिए आपको टाइम निकालना है, कितना आएगा, t निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, इट्स अ वेरी इजी। ओमेगा दिया है आपको 2t, r दिया है आपको 2m, एज इट इज़ AC और AT निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AC। बोलो सब लोग सॉरी, सबसे पहले हम V निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आएगा R ओमेगा। सो V इज इक्वल टू हमें मिलेगा, R है 2 और ओमेगा है 2t, सो V इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4t। तो पहले V निकाल लिया, अब निकाल सकते हैं AC। तो AC इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, V स्क्वायर डिवाइड बाय R, दैट इज इक्वल टू, हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो V स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर कितना आएगा 16t स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना दिया है 2, तो ये हमें मिलेगा 8t स्क्वायर, राइट। ये मिल गया AC। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे AT का फॉर्मूला है d मॉड V डिवाइड बाय dt। तो फॉर्मूला डालने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, d बाय dt इंटू, ये यहाँ पे v की जगह पे 4t डाल दो, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें 4 मिलेगा क्योंकि dt बाई dt 1, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें 80 मिला। ओके, लेकिन हमें निकालना है t, उन्होंने दिया है अल्फ़ा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे का लेते हैं। वैसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में मैं नोट्स देने ही वाली हूँ। अब हमने निकाला AC 80 स्क्वायर 84 और ये अल्फ़ा हमारे पास 45 डिग्री है, मतलब हमें निकालना है t। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करो, दैट इज इक्वल टू AC बाय 80। AC कितना है 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब यहाँ पे मैंने डाला 1 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, दैट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें t स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, ये 2 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 1/2 और t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √1/2। तो ये हमें टाइम मिला सेकेंड। तो इतने टाइम पे AT कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री विथ ए नेट। ओके, समझ में आया, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, V दिया है 6 कांस्टेंट है, यहाँ पे t नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उसका AC और AT क्या आएगा, देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी आप लोगों को आंसर आना चाहिए। R इज इक्वल टू 2 मीटर, तो हमें AC AT और A नेट निकालना है। देखते हैं AC का फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर डिवाइड बाय R। V क्या दिया है 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AT क्या आएगा देखो, d मॉड V डिवाइड बाय dt, दैट इज इक्वल टू d6 डिवाइड बाय dt। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमें मिलता है 0, मतलब यहाँ पे AT है ही नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है। अगर AT नहीं है तो A नेट हमें क्या मिलेगा, A नेट हमें AC ही मिलेगा। देखते हैं AC मिलता है कि नहीं, मतलब AT नहीं रहेगा, √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब √18 स्क्वायर प्लस AT मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा, 18 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसल, A नेट हमें मिलेगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें क्या मिलता है, सिर्फ AC मिलता है, AT क्या मिलता है 0 मिलता है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब वहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन चेंज मिलेगा। उस डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। समझ में आया सबको? ऐसा ही हमने एक सेम न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, देखो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है। ओमेगा दिया है t² + 1, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट
0 to 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड, मतलब 0 to 2 इनिशियल टू फाइनल दिया है, मतलब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, और एट 2 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलो निकालते हैं। ओमेगा दिया है आपको t² + 1। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज। फर्स्ट क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ω2, इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा का मतलब ओमेगा एट 2 सेकेंड माइनस ओमेगा एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय 2। तो ओमेगा टू क्या आएगा? ω2 इज इक्वल टू t², मतलब 2² + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज 5। सिमिलरली ω0 इज इक्वल टू 0² + 1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमें क्या मिलेगा? ω2 5 - 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। तो अल्फा एवरेज हमें कितना मिला? दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये मिला। ये पहला आंसर है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में इतना ही एक्सेलरेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हमें लेना है डेरिवेटिव। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है फॉर एंगुलर वेलोसिटी के लिए। देखो ओमेगा दिया है t² + 1, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट 0 to 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और यहाँ पे सॉल्व करना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ओमेगा इज इक्वल टू होता है t² + 1। तो पहला जो है वहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा होता है ω2 - ω0 डिवाइड बाय 2। तो ω2 मतलब 2 सेकेंड के लिए, ω0 मतलब 0 सेकेंड के लिए। तो ω2 2 सेकेंड के लिए आएगा 2² + 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5, और ω0 इज इक्वल टू 0² + 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद 5 - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 डिवाइड बाय 2। तो अल्फा एवरेज इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस क्या मिलता है, मतलब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। एट 2 सेकेंड मतलब अल्फा इंस्टेंटेनियस सॉल्व करना है आपको। वहाँ पे हम लेते हैं डेरिवेटिव dω/dt। तो डेरिवेटिव के लिए हमें फॉर्मूला डालना है t² + 1। तो t² का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2t और +1 का डेरिवेटिव 0, मतलब हमें यहाँ पे अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या मिलेगा? 2t। और कौन से टाइम के लिए उन्होंने पूछा है? हमें 2 सेकेंड के लिए, मतलब t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 सेकेंड। तो 2 पुट करने के बाद यहाँ पे 2 × 2 क्या मिलेगा? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एट 2 सेकेंड के लिए अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिला 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एवरेज एक्सेलरेशन हमें कितना मिला? इसके पहले हमने सॉल्व किया, वो आंसर क्या है? आई थिंक 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अल्फा एवरेज इज इक्वल टू क्या मिला? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज अलग मिलता है, इंस्टेंटेनियस अलग मिलता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।